Welcome back, dosto. In the previous section, we saw a glimpse of using redox reactions in the galvanic or voltaic cell to generate electricity. हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी पढ़ा वहां पे, उसी को हम आगे लेके जाते हैं और हम अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पढ़ेंगे. We will now study what are electrochemical cells. उसमें हमने गैल्वेनिक सेल भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही कैटेगरी है, वो हमने पिछले सेक्शन में थोड़ा सा कवर किया था. उसी को हम अब और डिटेल में पढ़ेंगे और किस किस तरह के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होंगे वो भी इसी सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे. So let us first start with our today's topic, which is electrochemical cells. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स नाम से ही हमें पता लग रहा है ऐसे सेल या ऐसे डिवाइसेस जिसमें केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी बने या तो फिर इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके केमिकल रिएक्शंस होंगे. तो ऐसे डिवाइसेस जो यूज करने से या जिसके केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो या ऐसे डिवाइसेस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी देने से केमिकल रिएक्शंस पॉसिबल हो, उन डिवाइसेस को हम नाम देंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स. जैसे एक तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो हमने पिछले सेक्शन में डिस्कस किया था, दैट इज गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल. वो सेल जो केमिकल एनर्जी यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, दैट वाज क्लासिफाइड एज गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल. और दूसरे तरह का सेल भी होता है हमारे पास जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, विच इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. एज द नेम सजेस्ट, इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस से लेना देना है. इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मतलब ब्रेकिंग. इलेक्ट्रिसिटी पास करने से अगर कोई कंपाउंड ब्रेक हो जाए, वैसे डिवाइस को हम नाम देंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. जैसे मान लो अगर एग्जांपल के लिए हमें इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl करना है, नमक जो है लिक्विड फॉर्म में नमक है NaCl, उसको हमें उसके कंस्टिट्यूएंट्स में डिवाइड करना है. NaCl if we want to divide into sodium metal and chlorine gas differently, so that will be called as electrolysis of molten NaCl. तो वो डिवाइस जो कि नमक को उसके कंस्टिट्यूएंट्स में ब्रेक कर दे, सेपरेट कर दे, उसे कहा जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो या गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल हो, दोनों ही सेल्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं. दो तरह के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कौन से हैं? एक तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे, तो ये हमारा वोल्टाइक और गैल्वेनिक सेल उस कैटेगरी में आता है जहां हम केमिकल रिएक्शंस, रिडॉक्स रिएक्शंस यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे. तो दैट इज वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. द सेकंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ वेयरइन वी गिव इलेक्ट्रिसिटी टू दैट डिवाइस सो दैट इट मेक्स अ रिएक्शन हैपन. जैसे NaCl अपने आप अपने Na और Cl में ब्रेक नहीं हो जाएगा, हमें उसको एनर्जी देना पड़ेगा ताकि Na और Cl जुदा हो जाए. तो सोडियम मेटल अलग हो जाएगा, क्लोरीन गैस अलग लिबरेट होगा. तो ऐसा डिवाइस जो कि NaCl को उसके कंस्टिट्यूएंट्स में ब्रेक कर दे, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. तो ये हमारे पास दो तरह के सेल्स हैं जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है इन डिटेल. तो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल which is divided into two parts, voltaic और galvanic cell and electrolytic cell. अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का या गैल्वेनिक सेल का आइडिया कैसे आया. जो साइंटिस्ट है जो हमने देखा था पिछले सेक्शन में, वोल्टाइक सेल या गैल्वेनिक सेल, ये दो साइंटिस्ट ने बनाया था. गैल्वेनिक मतलब गैल्वेनी साइंटिस्ट, वोल्टाइक मतलब वोल्टा साइंटिस्ट. दोनों ने इंडिपेंडेंटली ये सेल डिजाइन किया था, इसीलिए हम दोनों के ऑनर में उसका नाम देते हैं गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल. उनको ये आइडिया कहां से आया? तो उनको ये आइडिया आया जब उन्होंने एक
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उससे पहले भी सबने देखा था, बट किसी को वो आइडिया नहीं आया कि उस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। बट ये दो साइंटिस्ट थे, इनको दिमाग लगा के उन्होंने सोचा कि जिसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखेंगे उससे कैसे हम लोग एक सेल या डिवाइस बना सकते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो। तो वो आइडिया उनको कैसे आया, तो उन्होंने एक पहले तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखा। व्हाट इज दैट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? एक उन्होंने कंटेनर लिया जिसमें पानी है, कंटेनर में क्या है? पानी। अब उस पानी में उन्होंने थोड़ा सा डाला, कौन सा? कॉपर सल्फेट डाल दिया, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, पाउडर फॉर्म में एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट डाला जो कि पाउडर फॉर्म में था। वो उस कंटेनर के पानी में डाल के उसको डिसॉल्व किया। तो नाउ वी हैव अ न्यू सॉल्यूशन विच इज एक्वियस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। देखो पानी में हम लोग क्या किए, पानी लिया, उसमें हमने थोड़ा सा कॉपर सल्फेट डाला और उसको थोड़ा सा डिसॉल्व किया। स्टर करने के बाद, डिसॉल्व होने के बाद अब जो सॉल्यूशन बना है दैट इज एक्वियस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास है एक्वियस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ओके, तो एक्वियस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आ गया कंटेनर में। अब उस सॉल्यूशन में हमने डाला थोड़ा सा ऊपर से जिंक। क्या डाल दिया? जिंक डाल दिया। जिंक चाहे पाउडर फॉर्म में लो या थोड़ा लंप फॉर्म में लो, तो जिंक हम लोग ने अंदर डाला। जिंक इज अ मेटल, तो वो जैसे ही हम अंदर डालते हैं, जिंक डालते ही हमने देखा एक जादू जैसा हुआ जिससे कॉपर बाहर निकला। जिंक थोड़ा सा सिल्वरिश कलर होता है और हम लोग जैसे ही वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे तो हम देखेंगे ब्राउनिश कलर का कॉपर डिपॉजिशन हमें उस सॉल्यूशन में मिला। तो वी हैव अ ब्राउन कलर कॉपर विच इज डिपॉजिटेड। ओके, तो ये रिएक्शन इससे पहले सब लोग ने देखा था, तो उन्होंने भी ये रिएक्शन देखा। किन्होंने? गैल्वेनी साइंटिस्ट और वोल्टा साइंटिस्ट, उन्होंने देखा ये रिएक्शन हुआ। फिर ये लोग ने सोचा कि ये रिएक्शन कैसे हुआ होगा, तो दैट इज व्हाट इज द न्यू थिंग हियर। वो भी सबको पता था ये रिडॉक्स रिएक्शन है, बट वो रिडॉक्स रिएक्शन में उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन है। उन इलेक्ट्रॉन्स के लेन देन को उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इन इलेक्ट्रॉन्स के लेन देन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें। तो दैट इज द न्यू थिंग विच दे इन्वेंटेड by using that redox reaction wherein there were electron transfer which was happening. They used this electron transfer to generate electricity. तो हम लोग देखते हैं ये क्या रिएक्शन हुआ होगा कि जिसके कारण कॉपर डिपॉजिट हुआ है। तो सबसे पहले तो हमारे पास था एक्वियस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो वो मैंने यहां लिख दिया एक्वियस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इसमें हमने ऊपर से डाला जिंक, तो जिंक एक्वियस कॉपर सॉल्यूशन में डालते ही कॉपर डिपॉजिट होना चालू होता है। और दूसरा प्रोडक्ट क्या बना होगा अगर कॉपर डिपॉजिट हुआ है तो जिंक सल्फेट बना होगा। तो ऑफ कोर्स यही रिएक्शन हुआ रहेगा। तो दिस इज द रिएक्शन दैट इज ऑकरिंग इन दिस कंटेनर। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स कॉपर प्लस जिंक सल्फेट इन द सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन है। अब इसे हम रिडॉक्स रिएक्शन क्यों कहेंगे? क्योंकि यहां पे रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। कैसे? तो Zn प्लस CuSO4 गिव्स Cu प्लस ZnSO4। तो हम जब इसको रिडॉक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो वहां पे हम ये कॉमन आयन नहीं लिखते। रिएक्टेंट में भी सल्फेट आयन है, प्रोडक्ट में भी सल्फेट आयन है। तो जब हम लोग इस रिएक्शन को रिडॉक्स फॉर्म में लिखते हैं तो हम लोग उसको आयन के फॉर्म में लिखते हैं। जो कॉमन आयन होगा जैसे यहां पे सल्फेट आयन, वो हम नहीं लिखते। ओके, तो आई कैन रीराइट दिस इक्वेशन एज बिलो Zn plus Cu2 plus giving Cu plus Zn2 plus. So this looks more like a redox reaction. अब हमें यहां दिख रहा है कि जिंक 0 से जा रहा है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, Cu +2 ऑक्सीडेशन से जा रहा है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो यहां पे हमें रिडॉक्स का फीलिंग ज्यादा आता है। तो दिस इज नाउ इन अ रिडॉक्स फॉर्म। ये रिडॉक्स फॉर्म में हमने इक्वेशन लिख दिया। अब इस रिडॉक्स इक्वेशन के दो पार्ट्स हैं, एक है ऑक्सीडेशन पार्ट Zn गिविंग Zn+2 एंड दूसरा है रिडक्शन पार्ट Cu+2 गिविंग Cu। तो ये ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ हम लोग अलग अलग लिख देते हैं। द ऑक्सीडेशन हाफ इज गिवन एज Zn गिविंग Zn+2 +2 इलेक्ट्रॉन्स, whereas reduction part is given as Cu+2 +2 electron giving Cu.
ओके तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हो रहा है। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट, तो हेंस यहां पे हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट होगा और इसी इलेक्ट्रिक करंट को यूज करके हम लोग बल्ब भी जला सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले सेक्शन में देखा था। तो दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर नाउ। हाउ डज दिस गैल्वेनिक सेल एक्चुअली वर्क, गैल्वेनिक सेल एक्चुअल में कैसा वर्क करेगा। तो देखो ये रिएक्शन तो उन्होंने इससे इंस्पिरेशन लिया, जो रिएक्शन उन्होंने देखा था। व्हाट वाज द रिएक्शन? इन अ aqueous solution of copper sulfate they have put some zinc and that zinc reacts with the copper sulfate to give copper and zinc sulfate। तो इसमें उन्होंने फिर रिडॉक्स फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखा। अब वो जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है उन इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना उनका एम था। तो इसीलिए उन्होंने सोचा क्यों ना हम जिंक और कॉपर को एक ही कंटेनर में रखने के बजाय अलग अलग कंटेनर्स में रख दें। क्यों ना, देखो पिछले बार हमने क्या किया था, एक ही कंटेनर लिया था जिसमें कॉपर सल्फेट मतलब कॉपर था और जिंक ऊपर से डाला, तो एक ही कंटेनर में हमने जिंक और कॉपर दोनों थे। उसके बदले इन्होंने आइडिया लगाया क्यों ना जिंक वाला पार्ट अलग से रखा जाए, कॉपर वाला पार्ट अलग से रखा जाए। तो दैट इज व्हाट इज द इन्वेंशन व्हिच दे डिड। They have 2 containers now, one containing zinc sulfate solution, aqueous solution of zinc sulfate, and in that we dip a zinc rod। एक aqueous solution लेंगे जिंक सल्फेट का, उसमें हम लोग जिंक रॉड डिप करेंगे, और दूसरा कंटेनर लेंगे जिसमें हम लोग कॉपर सल्फेट लेंगे और उसमें हम कॉपर का मेटल रॉड रखेंगे। तो हमारे पास ऐसा 2 सेल्स हो जाएंगे या 2 हाफ सेल हो जाएंगे। दिस इज 1 हाफ सेल, दिस इज अनदर हाफ सेल। ओके तो 2 हाफ सेल्स हमें मिल जाएंगे। और इससे कैसे इलेक्ट्रिसिटी बन सकता है, तो जब हम लोग इनको ऐसे रखते हैं तो कोई इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं होता है। यहां जिंक इन ZnSO4 डज नॉट लीड टू एनी इलेक्ट्रिसिटी, डज नॉट लीड टू एनी रिएक्शन। कॉपर इन कॉपर सल्फेट ऑल्सो डज नॉट लीड टू एनी रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होता है। लेकिन रिएक्शन तब होता है जब हम इन दोनों को वायर से कनेक्ट कर दे। अगर इन 2 कंटेनर्स को हम लोग वायर से कनेक्ट कर देंगे तो व्हाट वी फाइंड इज इलेक्ट्रॉन स्टार्ट flowing। Now it is very very important to understand how this flow of electrons occur। Why will the electrons flow? As we saw in previous section, जो Cu+2 का पुल होता है, कॉपर Cu+2 का जो पुल होता है वो Zn+2 के पुल से ज्यादा होता है। कॉपर के आयॉन्स ज्यादा इलेक्ट्रॉन हंग्री है, ज्यादा भूखे हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए एज कंपेयर टू जिंक के आयॉन्स। तो कॉपर के आयॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को छीन लेंगे जिंक वाले मेटल इलेक्ट्रोड से। तो Cu+2 ions in this solution are very very hungry for the electrons। They will pull the electrons from this zinc plate, zinc rod, and those electrons will flow through this electric cell। जो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, गैल्वेनिक सेल है, वोल्टाइक सेल है, इसमें से आप इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना चालू होंगे। कहां से कहां? Cu+2 ions will pull the electrons from this zinc। तो let me show the direction of flow of electrons। यहां पे क्या है? Cu+2 ions है। Cu+2 ions will pull the electrons from this zinc plate, so I will show electron movement। इलेक्ट्रॉन मूव होना चालू होंगे from zinc towards the Cu+2 side। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होना चालू हो गया। ओके लेकिन जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होना चालू हुआ, एक थोड़े ही टाइम बाद, एक माइक्रो सेकेंड, एक मिली सेकेंड, उतने ही टाइम में ये रिएक्शन फिर से स्टॉप हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होंगे। तो क्यों नहीं होंगे? दैट इज व्हाट वी विल डिस्कस नाउ। अगर यहां हम बल्ब रखेंगे तो बल्ब एक इंस्टेंटेनियस के लिए जलेगा, फिर बाद में जलना बंद हो जाएगा। अगर हम बीच में यहां बल्ब रखेंगे तो बल्ब जलेगा नहीं, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए जलेगा और फिर बंद हो जाएगा, क्योंकि ये रिएक्शन बंद हो गया, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना बंद हो गया। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना बंद क्यों हुआ? दैट इज व्हाट वी आर सीइंग नाउ। तो अब लेट अस सी व्हाई द इलेक्ट्रॉन स्टॉप फ्लोइंग आफ्टर अ फ्यू फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। तो लेट अस सी, पहले देखो जब हम लोग ने इन दोनों को कनेक्ट किया तो Cu+ का टेंडेंसी था टू
pull the electrons. Cu+2 ions, they want to pull the electrons from the zinc electrode. तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए. लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहां है तो उसकी वजह से क्या होगा, Zn ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, Zn ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, बना दिया Zn+2 इलेक्ट्रॉन्स. ये दो इलेक्ट्रॉन्स कौन लेगा, कॉपर लेगा. कौन लेगा, Cu+2 आयंस, Cu+2 आयंस, और बना देंगे कॉपर. ओके, तो Zn loses 2 electrons and forms Zn+2. तो ये Zn+2 जो है ये आयन है. Zn+2 जो बना है वो क्या है, आयन. मेटल आयन्स डिसॉल्व इन देयर सॉल्यूशन. ये केमिस्ट्री में एक बात याद रखो, मेटल के जो आयन्स है वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाते हैं. तो Zn जो सॉलिड फॉर्म में था वो जैसे ही इलेक्ट्रॉन दे देगा Zn+2 बनेगा, आयन बनेगा, वैसे वो डिसॉल्व हो जाएगा और इस सॉल्यूशन में हमारे पास Zn+2 आयन्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा. इस सॉल्यूशन में Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. ओके, तो Zn+2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा. ओके, अब Zn+2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, क्योंकि Zn+2 है ना. Zn क्या है, Zn+2, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया. ये सॉल्यूशन में अब पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया. तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, इसीलिए मैंने यहां पे प्लस साइन बना दिया. क्या बना दिया, प्लस साइन. अब ये प्लस साइन इन निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा. ये प्लस साइन अब इन निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा. जो पहले Cu2+ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा था, थोड़े इलेक्ट्रॉन उसने खींचे, इसीलिए थोड़ा सा बल्ब जला. लेकिन बाद में जो अगले इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उसको ये Zn+2 के बहुत सारे आयन्स हैं जो कि पॉजिटिव है, और बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से अब ये इलेक्ट्रॉन्स को वापस खींच लेंगे. दूसरी बात क्या होगी, ये जो Cu+2 आयन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे जिंक के और बना देंगे कॉपर एटम्स. अब ये कॉपर एटम्स यहां पे डिपॉजिट हो जाएंगे, थोड़ा सा कॉपर एटम यहां पे डिपॉजिट होगा. अब कॉपर एटम जैसे यहां डिपॉजिट हुआ तो Cu2+ कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ. Cu2+ फॉर्म्स Cu2+ फॉर्म्स कॉपर एटम्स, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया है. Cu2+ takes 2 electrons and forms copper. तो इस सॉल्यूशन में Cu2+ कॉपर बन रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है. पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है मतलब एक तरह से नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है. SO4 आयन्स ज्यादा है. कॉपर के आयन्स Cu+2 आयन्स कंज्यूम हो गए, कंज्यूम होके कॉपर एटम्स बना दिए. तो अब जो बचेंगे सल्फेट एटम्स वो नेगेटिव चार्ज है. अब ये नेगेटिव वाला सॉल्यूशन होगा, ये नेगेटिव चार्ज वाला सॉल्यूशन, तो नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा. तो इसीलिए अब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना बंद हो जाएगा. एक तो Zn+2 आयन्स इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को जाने नहीं दे रहे. सेकेंडली यहाँ पे सल्फेट आयन्स, ये सॉल्यूशन का नेगेटिव चार्ज के कारण सल्फेट आयन्स भी इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहे हैं. वो नहीं चाहते कि इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव जिंक के इलेक्ट्रोड से कॉपर के इलेक्ट्रोड की तरफ आए. तो अब बल्ब नहीं जलेगा, तो बल्ब विल नॉट ग्लो. तो इसीलिए हम लोग एक नया चीज लाते हैं यहां पे, विच इज कॉल्ड एज सॉल्ट ब्रिज. तो यहां पे हम लोग एक इन्वर्टेड सॉल्ट ब्रिज बना देते हैं. एक इन्वर्टेड यू ट्यूब होता है हमारे पास, इन्वर्टेड यू ट्यूब विच इज नोन एज सॉल्ट ब्रिज. व्हाट इज दिस इन्वर्टेड सॉल्ट यू ट्यूब? इन्वर्टेड मतलब उल्टा यू, ऐसा उल्टा शेप में हमने लगाया है. ओके, इफ यू सी दिस इज यू, इन्वर्टेड यू शेप का ट्यूब है हमारे पास, विच इज नोन एज सॉल्ट ब्रिज, जो कि बना है किसी सॉल्ट से. जैसे सॉल्ट ब्रिज नाम है तो मतलब वो किसी सॉल्ट से बना है. वो एक इनर्ट सॉल्ट होना चाहिए, मतलब ये जो सॉल्ट है ये ना जिंक सल्फेट से रिएक्ट करना चाहिए ना कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करना चाहिए. वो इनर्ट होना चाहिए, इट शुड बी नॉन रिएक्टिव. तो वो सॉल्ट हम लोग यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज में डालेंगे. तो ये मान लो हम लोग ने एग्जांपल लिया सॉल्ट KCl. कौन सा सॉल्ट लिया? KCl. तो KCl किससे बना है? KCl इज मेड अप ऑफ पोटेशियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस. तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्ट ब्रिज में क्या होगा? K+Cl-, 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 K+Cl-. तो ऐसा हमारे पास होगा.
सॉल्ट ब्रिज में हमारे पास KCl का सॉल्ट ब्रिज है, तो K प्लस Cl माइनस K प्लस Cl माइनस K प्लस Cl माइनस आयोन्स होंगे। तो ये K प्लस Cl माइनस आयोन्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इस सॉल्ट ब्रिज के बिना, इन K प्लस Cl माइनस आयोन्स के बिना ये बल्ब फिर से नहीं जलेगा। ये ऊपर जो बल्ब रखा है ये नहीं जलेगा। जब हम ये सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट करेंगे तभी ये सर्किट कंप्लीट होगा, और सर्किट कंप्लीट होते ही फिर बल्ब जलेगा। ओके, तो ऐसा हमारे पास मैकेनिज्म है। अब ये सॉल्ट ब्रिज ऐसा क्या कर देता है कि ये बल्ब जलना चालू हो जाता है? तो देखो, ये सॉल्ट ब्रिज खास कोई रोल नहीं है। ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का रीजन तो ये दो इलेक्ट्रोड्स ही हैं, बट इलेक्ट्रॉन्स जब यहां से वहां फ्लो होना बंद हो गए थे, तो अब सॉल्ट ब्रिज अपना काम चालू करेगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन फ्लो वापस चालू हो जाएगा। ऐसा क्या काम करेगा सॉल्ट ब्रिज? तो दैट इज व्हाट वी विल सी। यहां से वहां इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं जाना चाह रहे? क्योंकि देखो, Cu2 प्लस इज मोर पुलिंग, Cu2 प्लस ज्यादा पुल करता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो नेचुरली कि Cu+2 का पुल ज्यादा है, तो यहां फर्स्ट इलेक्ट्रोड से सेकंड इलेक्ट्रोड जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को। लेकिन ऐसा क्या हो गया था कि इलेक्ट्रॉन्स ने जाना बंद कर दिया था? द रीजन वॉज फॉर्मेशन ऑफ दिस Zn+2 आयोन्स विच आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयोन्स है जो कि यहां पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ा दिया था, और ये पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा पा रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स को वो खींच रहा था। अगर हमने सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट कर दिया, तो सॉल्ट ब्रिज में हमारे पास KCl सॉल्ट है। कौन सा सॉल्ट है? पोटेशियम क्लोराइड एग्जाम्पल के लिए, तो ये K प्लस और Cl माइनस आयोन्स देगा। अब सॉल्ट इज 100% डिसोसिएट होगा, बहुत सारे पोटेशियम आयंस मिलेंगे, बहुत सारे क्लोराइड आयंस मिलेंगे, तो वो जो बहुत सारे क्लोराइड आयंस हैं, Cl माइनस आयंस हैं, नेगेटिव आयंस हैं, वो ये Zn+2 को मिल जाएंगे। देखो, यहां हम लोग बीच में कॉटन प्लग रखते हैं, ये इन्वर्टेड यूट्यूब है, इस एंड पे कॉटन प्लग रहेगा, इस एंड पे भी कॉटन प्लग रहेगा। कॉटन मतलब कापूस, कापूस रख देंगे हम लोग वहां पे। तो कापूस यहां जो है कॉटन है, उसमें से आयोन्स पास हो सकते हैं। आयोन्स कैन पास थ्रू दैट कॉटन बिकॉज कॉटन इज अ पोरस मटेरियल। तो पोरस है मतलब बीच बीच में जगह है, तो होल्स है छोटे छोटे, तो वहां से आयोन्स इजीली पास हो सकते हैं। तो इन कॉटन प्लग्स में से क्लोराइड आयंस नीचे आएंगे, और क्लोराइड आयंस नीचे आके Zn+2 और Cl माइनस दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। Zn+2 जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, Cl माइनस जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव विल न्यूट्रलाइज। और अब ये न्यूट्रलाइज जब हो गया तो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज यहां पे कम हो जाएगा। जो हमारे पास इस साइड में पॉजिटिव चार्ज आया था वो कम हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, मतलब क्या होगा? यहां पॉजिटिव चार्ज कम होगा, और यहां पे K प्लस आयंस आएंगे जो कि सल्फेट आयंस को न्यूट्रलाइज करेंगे। K plus is positive ion, sulfate is negative ion, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन विल न्यूट्रलाइज, और यहां पे ओवरऑल जो नेगेटिव चार्ज था वो भी हट जाएगा। तो अब फिर से ये कॉपर को याद आएगा कि मुझे तो इलेक्ट्रॉन्स खींचने थे, तो ये कॉपर Cu+2 आयंस फिर से इलेक्ट्रॉन्स खींचना चालू कर देंगे, फिर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना चालू हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन वायर में से फ्लो होंगे, तो ऊपर जो बल्ब है वो जलना चालू हो जाएगा। तो दिस इज द ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ अ जिंक कॉपर वोल्टाइक और गैल्वेनिक सेल। जो हमारे पास जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड्स वाला वोल्टाइक या गैल्वेनिक सेल है, उसका ऐसा मैकेनिज्म है। और यहाँ पे ये सॉल्ट ब्रिज रहेगा, तभी यहाँ पे इस सेल में इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, अदरवाइज द इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट पास थ्रू दिस गैल्वेनिक सेल। तो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ अ वोल्टाइक और गैल्वेनिक सेल। So let us see one more time what we discussed so far. We are discussing the topic of electrochemical cells. Electrochemical cells are those devices in which there is interconversion between chemical energy and electricity. Either we have chemical reactions which produce electricity, or we can pass electricity due to which chemical reactions will take place. The first type of electrochemical cell we are discussing is the galvanic or voltaic cell, in which we have chemical reactions, which is the redox reactions that lead to the generation of electricity, and the bulb glows. The second type of electrochemical cell is in which we supply electricity to get chemical reactions done. अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तो ड्यू टू that supply of
electricity, the chemical reactions which usually do not happen will take place. तो जैसे एग्जांपल के लिए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन सा होता है, सोडियम और क्लोरीन मिलके बना देते हैं नमक NaCl, लेकिन क्या नमक NaCl उल्टा रिएक्शन देता है? क्या नमक NaCl सेपरेट हो जाएगा सोडियम और क्लोरीन में? नहीं। तो वो सेपरेट करने के लिए हमें एनर्जी देना है, एंड दैट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच वी सप्लाई दैट लीड्स टू द सेपरेशन ऑफ sodium and chlorine into its constituent, and that cell is called as electrolytic cell. Electrolytic मतलब वो electrolysis होगा, breakdown होगा, separate होंगे. ओके, तो ऐसे दो तरह के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं हमारे पास यहां पे जो स्टडी करने हैं. नाउ द वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल वी विल सी ऑन द बोर्ड वंस. तो देखो हमारे पास क्या क्या है. हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें हमने जिंक सल्फेट का एक्वियस सॉल्यूशन लिया है और उसमें हमने जिंक रॉड डाल दिया है. दूसरा कंटेनर है हमारे पास जहां हमारे पास कॉपर सल्फेट का एक्वियस सॉल्यूशन है, उसमें हमने कॉपर रॉड डाल दिया है, डिप कर दिया है. फिर हमने इन दो सेल्स को एक वायर की मदद से कनेक्ट कर दिया और बीच में बल्ब लगा दिया ताकि हमें वो बल्ब ग्लो हो, मतलब समझ आए कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है. और अगर बल्ब बंद है, ग्लो नहीं हो रहा है, तो मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा है. तो हमने क्या देखा स्टार्टिंग में, as soon as we connect these two cells or these two half cells, what happens is the strong pull of Cu2 plus ions. Cu2 plus ions जो कॉपर सल्फेट में है, उनका पुल ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन पे as compared to the Zn plus 2 ions. तो इसीलिए the strong pull of Cu2 plus ions for the electrons snatches the electrons from the zinc electrode. जिंक इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन भाग के यहां पे आ जाएंगे, तो उसके कारण यहां पे करंट आएगा. बल्ब एक इंस्टेंट के लिए, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए जलेगा, लेकिन अगले फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्या होगा, तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां आए वैसे ही Cu2 प्लस आयन है इस सॉल्यूशन में, जो Cu+2 कॉपर सल्फेट में जो Cu+2 आयन्स है और SO4 2 माइनस आयन्स है, the Cu+2 ions will get access to the electrons and they will combine with those two electrons to form metallic copper. तो यहां पे मेटालिक कॉपर बनेगा जो कि यहां पे थोड़ा सा डिपॉजिट हो जाएगा. ओके, और दूसरा साइड में हमारे पास क्या होगा, Zn जिंक जो है हमारे पास मेटालिक जिंक, वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा और बना देगा जिंक Zn+2 आयॉन्स. तो इस सॉल्यूशन में हमारे पास Zn+2 आयॉन्स होंगे क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हैं Cu+2 को. तो Zn+2 मेटल आयन है, मेटल के आयन्स डिसॉल्व हो जाते हैं उसके सॉल्यूशन में, तो ये डिसॉल्व्ड फॉर्म में यहां पे Zn+2 आयन्स होंगे. अब उसके कारण क्या होगा, इस इलेक्ट्रोड का पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा. तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ने के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स को वापस अपनी तरफ खींच लेगा. तो इलेक्ट्रॉन्स अब यहां से यहां पे वापस आ जाएंगे, तो अब इलेक्ट्रॉन का मोशन उल्टे डायरेक्शन में हो जाएगा. इलेक्ट्रॉन यहां से वहां जाने के बजाय अब इलेक्ट्रॉन इधर ही खींच के वापस आ जाएंगे. ओके, और दूसरा बात क्या होगा, यहां पे Cu+2 आयन्स कॉपर बना दिया तो वो तो न्यूट्रल बन गया, पॉजिटिव से न्यूट्रल बन गया, तो पॉजिटिव चार्ज कम हो गया. तो पॉजिटिव चार्ज कम हो गया मतलब सल्फेट का नेगेटिव चार्ज बढ़ गया. तो सल्फेट का नेगेटिव चार्ज बढ़ने की वजह से ये नेगेटिव सल्फेट आयन्स ये रिपेल करेंगे उन इलेक्ट्रॉन्स को, तो इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन फोर्स आएगा. तो इलेक्ट्रॉन्स जो कि यहां से वहां जाने चाहिए थे उसके बदले इलेक्ट्रॉन्स वहां चले जाएंगे और यहां पे ओवरऑल माइनस आ जाएगा. क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन्स यहां आ गए तो माइनस. इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ये जो इलेक्ट्रोड है इसको एनोड बोलते हैं और ये नेगेटिव साइन दिखाते हैं. ओके, इस इलेक्ट्रोड को एनोड बोलते हैं और यहां नेगेटिव दिखाते हैं. नेगेटिव क्यों दिखाते हैं समझ में आया, क्योंकि जैसे ही हमने वायर से कनेक्ट किया तो एक क्या हुआ, Zn+2 आयन्स यहां आ गए जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं. दूसरा इस साइड में सल्फेट आयन्स का कंसंट्रेशन बढ़ गया, सल्फेट आयन्स नेगेटिव चार्ज, दे रिपेल द इलेक्ट्रॉन्स. तो अब यहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया. ओके, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो उस हिसाब से यहां पे कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया. ओके, तो इसीलिए हम लोग नेगेटिव चार्ज है तो एनोड पे नेगेटिव दिखाते हैं. अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने इसको एनोड क्यों बोला और इसको कैथोड क्यों बोला, जिंक वाले इलेक्ट्रोड को एनोड बोलने का रीजन क्या है. तो फॉर दैट लेट अस रिमाइंड अवरसेल्फ फ्रॉम द प्रीवियस सेक्शन, एन ऑक्स मैंने क्या बोला था,
ए काऊ बोलते हैं हम लोग, गाय को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? काऊ। और काऊ के आगे हम क्या प्रीफिक्स लगाते हैं? ए काऊ लगाते हैं या एन काऊ लगाते हैं? ए काऊ। लेकिन ऑक्स के सामने क्या प्रीफिक्स होता है? एन ऑक्स। तो एन ऑक्स से हमें याद रखना था एनोड ऑक्सीडेशन। एन ऑक्स से क्या याद रखना था? एनोड ऑक्सीडेशन। तो इसीलिए जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगा उसे ही हम कहेंगे एनोड। ओके, तो यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या? यस, क्योंकि यहां पे जिंक जो है Zn, it becomes Zn+2. Zinc becomes Zn+2. That means oxidation number increases and zinc loses electrons. Loss of electrons भी तो ऑक्सीडेशन ही है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसीलिए ये ऑक्सीडेशन वाला इलेक्ट्रोड है। ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब एनोड है, तो इसीलिए ये एनोड है। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है बिकॉज द जिंक इज पुलिंग द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। एंड ये साइड पे कौन सा चार्ज लगाएंगे? पॉजिटिव। तो व्हाट वी कैन से इन गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल, ये जो सेल है इसमें एनोड नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है। एनोड नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव। देखो यहां पे भी मैंने लिखा है जो हमारा गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल है उसमें एनोड नेगेटिव है और कैथोड पॉजिटिव है। गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल में एनोड नेगेटिव है, कैथोड पॉजिटिव है। ये मैंने लिख के रखा है यहाँ पे। ओके, तो दैट इज व्हाट आई एम डिनोटिंग हियर। ओके, अब बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहां पे खींच लिया। तो बल्ब ग्लो करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम तो चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो, हम तो चाहते हैं कि बल्ब जले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ये सॉल्ट ब्रिज डाल देंगे। व्हाट इज अ सॉल्ट ब्रिज? इन्वर्टेड ट्यूब कंटेनिंग अ सॉल्यूशन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या? ऐसा सॉल्ट जो कि न जिंक सल्फेट से रिएक्ट करे न कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करे। तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हो सच एज KCl। हमने पहला एग्जांपल लिया KCl का, पोटेशियम क्लोराइड, जिसमें K+ और Cl- आयंस होंगे। वैसे ही हम पोटेशियम नाइट्रेट ले सकते हैं, अमोनियम नाइट्रेट ले सकते हैं या और भी सॉल्ट ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द इनर्ट क्राइटेरिया। फिर उसको हम क्या करेंगे? सॉल्ट को बॉइल करेंगे। किसके साथ? अगर या जेलेटिन के साथ। अगर या जेलेटिन, अगर किसी ने देखा रहेगा, अगर किसी ने जेली खाया है, जेली का जो चॉकलेट होता है, तो जेली जो रहता है वो सेमी सॉलिड होता है। जेली का जो चॉकलेट होता है दैट इज नॉट सॉलिड, दैट इज नॉट लिक्विड, दैट इज काइंड ऑफ सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड है तो वो अगर से बना रहता है। किससे बना रहता है? अगर से बना रहता है या तो जेलेटिन से बना रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे? वो अगर लेंगे और उसमें ये सॉल्ट डाल देंगे KCl और उसको गर्म करेंगे और फिर बाद में गर्म होने के बाद जब वो पूरा घुल मिल जाएगा, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा थोड़ा सा, फिर उसको हम लोग ठंडा कर देंगे और ठंडा करके एक कांच के ट्यूब में डालेंगे जो कि इन्वर्टेड यू शेप में रहेगा। ऐसा यू शेप का ट्यूब रहेगा, उसमें हम डालेंगे वो। और फिर जब वो ठंडा हो जाएगा तो सेमी सॉलिड हो जाएगा, फिर हम इन्वर्ट करेंगे उसको और ऐसे रख देंगे।